देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बड़ी खबर आपको बता दें, सपा से निकाले जाने पर डॉक्टर ऋचा सिंह ने दी चुनाव आयोग में चुनौती। निष्कासन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है ऋचा सिंह ने। चुनाव आयोग मामले में दखल दिए जाने की मांग की है चुनाव आयोग से। ऋचा ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायती पत्र को ट्वीट भी किया है। चुनाव आयोग के मानकों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी पर। ये बड़ी बात, सपा से निकाले जाने पर डॉक्टर ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग में चुनौती दी है निष्कासन को, और इस निष्कासन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है ऋचा सिंह ने। चुनाव आयोग मामले में दखल दे, ये मांग की है ऋचा सिंह ने। चुनाव आयोग को भेजे शिकायती पत्र को ऋचा ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके पूरी जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग के मानकों का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले कि समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यशैली में चुनाव आयोग के मानकों, लोकतांत्रिक मूल्यों का मखौल उड़ाते हुए संविधान की अवमानना की है। यह देश के जनतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है और उनका मजाक उड़ाना है। ये ऋचा सिंह का ट्वीट आपके सामने। चुनाव आयोग से उन्होंने दखल की मांग की है और समाजवादी पार्टी महिला नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के पूर्व अपने ही संविधान की धारा 30 का खुला उल्लंघन क्यों कर रही है, सवाल पूछा। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद इसका उत्तर जरूर चाहेगा, ऋचा सिंह ने ट्वीट किया और सवाल भी कई पूछे हैं। चुनाव आयोग से दखल की भी मांग की है। महिला नेताओं पर यह एक्शन जो लिया गया, वो जो नियम कायदे हैं, जो मानक हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए ये निष्कासन किया गया है। मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप ऋचा सिंह ने लगाया है और मोहम्मद मोइन मेरे साथ इसी पर जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ऋचा सिंह ने अब अपने निष्कासन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है और दखल की मांग की है, क्या डिटेल्स हैं मोइन? देखिए, ऋचा सिंह को जैसे ही समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला था, ऋचा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया, उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। इसी बात को लेकर ऋचा सिंह ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग को शिकायती एक चिट्ठी भेजी है, साथ ही साथ जो चिट्ठी भेजी है उसे ट्वीट भी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों का होना चाहिए उसका पालन नहीं हुआ है और जो खुद समाजवादी पार्टी का संविधान है, बाइलॉज की धारा 30 है, उसका भी पालन नहीं किया गया है। तो अपने खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे चुनाव आयोग तक ले गई है और चुनाव आयोग से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई है ऋचा सिंह ने। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कोई कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता है, कोई दखल देता है या नहीं देता, और अगर दखल देता है तो समाजवादी पार्टी से किस तरीके का जवाब तलब करता है और क्या जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। और ये पत्र कब लिखा मोइन, ऋचा सिंह ने ये पत्र कब लिखा है चुनाव आयोग को? देखिए, ऋचा सिंह ने ये शिकायती पत्र आज ही चुनाव आयोग को भेजा है। अब से 2-3 घंटे पहले जो है उन्होंने ये चिट्ठी चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए भेजी है और साथ ही साथ उसकी हार्ड कॉपी भी वो भेज रही हैं और उन्होंने अपना ईमेल भी दिया है साथ में संलग्न करके, ताकि अगर चुनाव आयोग को उनसे कोई जवाब तलब करना हो, कोई और जानकारी मांगनी हो, तो उनसे ईमेल के जरिए वो जानकारी मांग सकता है। और ऋचा सिंह को पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनका जो निष्कासन हुआ उसका जो तरीका है उस पूरे मामले में जरूर दखल देगा, समाजवादी पार्टी से जवाब तलब करेगा और कोई न कोई आदेश जरूर पारित करेगा। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। ऋचा सिंह को यह उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पूरे ही मामले में दखल देगा और समाजवादी पार्टी से जवाब तलब करेगा, ऋचा सिंह ये कह रही हैं। और सपा से निकाले जाने को उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताया, उल्लंघन बताया और इसी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है, पत्र लिखा है और पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उसको ट्वीट भी किया है। ट्वीट के माध्यम से भी वो जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है चुनाव आयोग को, किस बात का संज्ञान लें आप कि समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यशैली में चुनाव आयोग के मानकों, लोकतांत्रिक मूल्यों का मखौल उड़ाते हुए संविधान की अवमानना की और देश के जनतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, उनका मजाक उड़ाना है। समाजवादी पार्टी महिला नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के पूर्व अपने ही संविधान की धारा 30 का खुला उल्लंघन क्यों कर रही है? डॉक्टर लोहिया का समाजवाद इसका उत्तर जरूर चाहेगा। ये ट्वीट भी किया है ऋचा सिंह ने और चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की है और जवाब समाजवादी पार्टी से वो चाहती है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला देखा गया। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में बोले अखिलेश यादव, यूपी में गरीब को न्याय कब मिलेगा? अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं। क्या केंद्र को कानपुर मामले की जानकारी नहीं है? अखिलेश यादव ने ये भी सवाल किया है। ये बड़ी बात और बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कानपुर में जो हुआ उसको लेकर मां बेटी की मौत पर अखिलेश यादव बोले हैं कि यूपी में गरीब को न्याय आखिर कब मिलेगा और क्या केंद्र की सरकार को, क्या केंद्र को कानपुर मामले की कोई जानकारी नहीं है? अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी बात कही है।
कानपुर में अग्निकांड जिस तरीके से हुआ, मां बेटी की जान जिस तरीके से गई, उसको लेकर इसको बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी लगातार बना रही है। बुलडोजर वहां पर चलाया गया और जिस तरीके से आगजनी हुई और इसी में मां बेटी की जान चली गई, इसको लेकर अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा है कि क्या केंद्र को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा है, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन विभाग बर्बाद हो जाएगा, हर विभाग में महंगाई बढ़ेगी, काम रुक जाएगा, सड़क महंगी बनेगी, अस्पताल महंगे बनेंगे, आपके और शिक्षा की संस्थान महंगे बनेंगे। डीजल पेट्रोल का मतलब केवल गाड़ी से भराने तक नहीं है, उसका असर घर, मकान, अस्पताल और तमाम चीज़ों पे भी पड़ता है। आखिर सरकार क्या करे? इसीलिए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मान लीजिए सड़क पे पैसा खर्च होना था, इस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ाई है उसी की वजह से तो सड़कें नहीं बन रही हैं। ठेकेदार को ठेका दे दिया, अब डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ा दिया आपने, तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ? बालू गिट्टी मोरंग महंगा हुआ कि नहीं महंगा हुआ? बीजेपी जैसे ही चुनाव आएगा न वो बेरोजगारी पे बात करेंगे, न महंगाई पे बात करेंगे। आप कल्पना करिए कि पुलिस अगर किसी को अर्धनग्न कर दे, कपड़े उतार दे, पुलिस प्रशासन अधिकारी मिलकर के बुलडोजर चला करके माँ बेटी की जान ले लें, क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं है? आखिरकार देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कर रही है, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है, याद कीजिए बलवंत सिंह, उसकी हत्या पुलिस ने की और उसी के बगल में प्रशासन ने, जिसमें पुलिस थी, अधिकारी थे और उसका पिता, उसके परिवार के लोग जिलाधिकारी के धरना दिए और उसके बेटे को आप न्याय मांगने जाए कोई बेटा, उसके आप कपड़े उतार देंगे, नंगा करेंगे आप? क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो राम राज्य की बात कर रही है उसमें एक ब्राह्मण समाज के माँ बेटी की बुलडोजर जान ले ले और उनके बेटे को अर्धनग्न कर दिया जाए, क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? इसलिए सवाल ये है कि न्याय गरीब को मिलेगा इस सरकार में कि नहीं। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का भाजपा पर हमला भी आपको दिखाते हैं। भाजपा सरकार नहीं कर रही है कोई काम, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का वार। केशव प्रसाद मौर्य केवल बड़बोले, काम नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी सिर्फ बोलते रहते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर हमला बोला है शिवपाल सिंह यादव ने। और अभी तक तो नौजवानों को रोजगार मिला नहीं है, तो पहले नौजवानों को रोजगार तो दे दें। अगर नौजवानों को रोजगार दिया है तो उसकी सूची जारी करें। के बारे में, ओम प्रकाश राजभर के बारे में सब लोग जानते हैं। पहली बार शायद चुन के आ गए हैं, पहली बार विधानसभा में चुन के आ गए हैं। उनको अभी पता ही नहीं है कि विधानसभा में क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए। केवल बोलना है उनको, काम कुछ करना नहीं है। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कहाँ क्या बोलने लगे। ये हमने पहले ही आपसे कहा कि हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, वो तो हमारे वंशज के हैं और हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। देखिए, वो मंदिर योगी जी का नहीं है, पूरे देश की जनता की आस्था का। और देखिए, वो मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, वो किसी का व्यक्तिगत मंदिर नहीं है, वो कोर्ट के आदेश पर बना है। तो पूरे देश की जनता का ये मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। बोले मंत्री हैं, देखिए विभागों में काम तो कोई अभी तक इनके विभागों में काम तो दिखता नहीं है। और देखिए इस समय ये कोई काम तो कर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मंत्री। केवल इनको 4 जगह हाजिरी लगाना पड़ रही है
और बोलते हैं। और कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में अराजकता किन की वजह से फैली। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा यूपी में इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेगी और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के जातीय जनगणना की मांग पर भी पलटवार किया है। तो बातचीत की मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब बसपा ने भी एक बूथ 5 यूथ का नारा दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी गांव-गांव चलो अभियान का नारा दे दिया है। देखिए, भाजपा लगातार 1 बूथ 20 यूथ पर काम बहुत पहले से कर रही है और हमने धरातल पर बूथ पर उन कार्यकर्ताओं को बनाने का काम भी किया है। और केवल 1 बूथ 20 यूथ ही नहीं, हम तो पन्ना प्रमुख तक जाने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी का नाम तो बहुजन है, पार्टी एक जन बन के रह गई है। तो मुझे नहीं लगता वो भाजपा की जो तर्ज पर काम करना चाहते हैं उनका काम पूरा हो पाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि भाजपा मुस्तैदी से जिस तरह कार्यकर्ता काम करते हैं वो काम करते रहेंगे और आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, जैसे जिताने का काम किया है उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे। सपा ने भी गांव-गांव चलो अभियान का नारा दे दिया, यानी कि गांव-गांव जाएगी और प्रचार करेगी और बीजेपी के जो कार्य हैं उसको लेकर के बताएगी कि इस तरीके से जनता के लिए हानिकारक है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गांव में जाएं या न जाएं, लेकिन उनकी संस्कृति क्या है सबको पता है। उन्होंने जिस तरह से 2017 से पहले गवर्नमेंट में क्या क्या अत्याचार ढाए हैं जनता पर, गुंडागर्दी माफियागिरी अभी तक भूले नहीं है लोग। तो मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जाने ना जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रशांत रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। यूपी के एएनएम को आज सीएम योगी सौगात देने वाले हैं। 7189 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लोक भवन में ये कार्यक्रम होने वाला है। 3:30 बजे का वक्त है। नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यूपी के एएनएम को आज सीएम योगी सौगात देंगे। 7189 एएनएम इनकी संख्या है जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लोक भवन में ये कार्यक्रम होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 7189 एएनएम को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे। लोक भवन में कार्यक्रम होने वाला है। यूपी से बड़ी खबर, यूपी के एएनएम को आज सीएम योगी सौगात देंगे। आज बड़ा दिन एएनएम के लिए। 7189 एएनएम बताए जा रहे हैं जिनको नियुक्ति पत्र देने वाले हैं सीएम योगी। लोक भवन में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम लोक भवन में होने वाला है। तो एएनएम को नियुक्ति वाला तोहफा आज मिलने वाला है। सीएम योगी ये सौगात देने वाले हैं। 7189 एएनएम को आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सीएम योगी का एएनएम को नियुक्ति पत्र सीएम योगी बांटेंगे। उनको ये सौगात सीएम योगी देंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सीएम योगी वहां पर मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय पर भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ऐसी खबर है। यूपी SSSC ने करवाई थी एएनएम की परीक्षा और एएनएम की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर होगी और मजबूत होगी। एएनएम की नियुक्ति से टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान और आगे बढ़ेगा। टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 7189 इनकी संख्या है जिनको नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम योगी दिखाई देंगे। 3:30 बजे से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लोक भवन में कार्यक्रम होने वाला है। सीएम योगी का एएनएम को नियुक्ति पत्र वो बांटेंगे और सौगात दिए एएनएम को। हरिद्वार और देहरादून में इनकम टैक्स की छापेमारी देखी गई है। बड़ी खबर है। हरिद्वार में स्कूल में 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। देहरादून के लाल तप्पर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। मशरूम फैक्ट्री और फ्लेक्स फूड कंपनी लिमिटेड पर रेड पड़ी है। बैंकिंग लेन देन और सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी टीम जुटा रही है। ये बड़ी खबर। इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रेड जारी है। हरिद्वार और देहरादून से खबर है। इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। हरिद्वार में स्कूल में 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर ये एक्शन देखा जा रहा है। देहरादून से भी खबर। देहरादून के लाल टप्पर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है छापेमारी वाली। मशरूम फैक्ट्री और फ्लेक्स फूड कंपनी लिमिटेड पर ये छापेमारी हो रही है। बैंकिंग लेन देन में गड़बड़ी की बात सामने आई और साथ ही सोर्स का इनकम का सोर्स है क्या, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
लखनऊ से बड़ी खबर, शिवाजी की जयंती मनाने पर विवाद यहां पर देखा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में जयंती मनाने पर विवाद हुआ। छात्रों पर बिना परमिशन के हॉस्टल में जयंती मनाने का आरोप लगाए। बड़ी खबर, हॉस्टल वार्डन ने शिवाजी की जयंती पर रोक लगाई, मनाने पर रोक लगाई। ये लखनऊ से बड़ी खबर, शिवाजी की जयंती को लेकर विवाद यहां पर पैदा हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में जयंती मनाने पर विवाद हुआ है। छात्रों पर यह आरोप है कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के हॉस्टल में जयंती मनाया गया छात्रों की तरफ से। हॉस्टल वार्डन ने शिवाजी की जयंती मनाने से रोका था छात्रों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के छात्र यहां पर शिवाजी की जयंती मना रहे थे, जिसके बाद यहां पर विवाद खड़ा हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। शिवाजी की जयंती, इस मौके पर विवाद यहां पर हो गया। छात्रों ने बिना परमिशन के यहां पर शिवाजी की जयंती मनाई, जिसके बाद विवाद। कानपुर से खबर है। कानपुर में फरवरी महीने में पड़ रही गर्मी लोगों को सताने लगी है। फरवरी महीने में इतनी भीषण गर्मी इससे पहले नहीं देखी गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 52 सालों के डेटा को खंगालने के बाद यह आंकड़ा सामने आया है कि 20 फरवरी सोमवार के दिन कानपुर में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं पड़ी। 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया है, जो 52 सालों में कभी नहीं दर्ज किया गया, और ऐसा 50 सालों में पहली मर्तबा हुआ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार 1972 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब 20 फरवरी को पारा इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो फरवरी के महीने में ही पड़ रही भीषण गर्मी पसीना पसीना कर रही है। मौसम का मिजाज देखकर खुद मौसम वैज्ञानिक भी अचरज से देख रहे हैं कि ऐसा मौसम या इतनी गर्मी पिछले कई वर्षों में नहीं पड़ी है। 52 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 20 फरवरी को 32 डिग्री तापमान कानपुर शहर में दर्ज किया गया। यही हाल देश के अन्य शहरों का भी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर SN पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मौसम का मिजाज तो अजब गजब रुख दिखा रहा है। देखिए, जिस तरह से पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है और पूरे पृथ्वी के तापमान बढ़ रहे हैं, इसका जो मेन कारण है जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। जिस तरह से अब की बार फरवरी में ही इतने तापमान बढ़ गए, क्योंकि एक ऋतु होती थी, सर्दियों के बाद एक बसंत ऋतु होती थी जो हमको अपने बॉडी को ढालने में मदद करती थी। सर्दी के बाद धीमे धीमे गर्मी होती थी और गर्मी के बाद धीमे धीमे गर्मी बढ़ती थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि तुरंत गर्मी आ गई और पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे राजस्थान हो, और पूरे उत्तर भारत में तापमान 37 और 38 तक पहुंच गए हैं। 20 फरवरी की अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को तापमान ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया? 20 फरवरी को अब की बार फिर तापमान 32 डिग्री पहुंच गया। चाहे दिल्ली हो और चाहे कानपुर हो, वहां कम से कम 52 सालों का रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि फरवरी में कभी भी इतने तापमान। मथुरा से खबर, मथुरा के वृंदावन में फाल्गुन मास की फुलेरा दूज पर ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में गुलाल की होली खेली गई। ठाकुर राधा वल्लभ लाल कमर में फीता बांधकर भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई दिए। सेवायत गोस्वामियों द्वारा ठाकुर जी के गाल पर गुलाल लगाया गया। तस्वीरें बाकी आप देख रहे हैं, और इसी के साथ ही मंदिर में गुलाल की होली की शुरुआत हो चुकी है। सेवायतों ने प्रसाद के तौर पर गुलाल बरसाया तो सभी भक्तों ने आस्था के रंग में वो सराबोर दिखाई दिए। मंदिर परिसर में ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान पूरा परिसर गूंजा। बहुत ही अच्छा लगा। ब्रिज में पहली बार आए, आना सफल हुआ है हमारा, ऐसा लग रहा है। ब्रिज में कभी इस तरह की होली देखी आपने? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ एक्चुअली, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि पहली बारी में ये देखने को एक्सपीरियंस मिला है। बहुत अच्छा। हाँ जी, मैं भी पहली बार आई हूँ, बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद आया यहाँ पे होली खेल के। भगवान को होली खिलाने के लिए आई हैं? हाँ जी। कैसा लगा ब्रिज की होली? बहुत अच्छा। होली को त्योहार तो बसंत पंचमी से शुरू हो जावे। सुबह श्रृंगार आरती पे और शाम को संध्या आरती पे किंचित गुलाल उड़े, लेकिन आज फुलेरा दोज। आज से राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांधे, कपोलन पर गुलाल लगे और गुलाल पूरे टाइम शुरू हो जाए भोग आने तक। श्रृंगार आरती से दिन में राजभोग आने तक और शाम को संध्या आरती से शयन भोग आने से पहले तक। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।